ठीक है। वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वर्क पावर एनर्जी क्लास 11 का न्यूटन बुक से वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। नंबर 1 क्वेश्चन बोला है, देख लो ये क्वेश्चन है। "55 kg man holds a weight 20 kg on his head. What is the work done by him against gravity if he moves a distance of 20 मीटर?" तो ये क्लास 10 का लॉजिक है ना। वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी, जब वो वॉक कर रहा है हॉरिजॉन्टली, जब वो हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है और ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है ना। वर्क डन विल बी जीरो सिंस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वर्क डन विल बी जीरो। लिख दो इसको अच्छे से, क्लास 10 का है। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, ऑन एन इंक्लाइंड ऑफ 1 in 5, अगर वो इंक्लाइन में वॉक करेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर वो इंक्लाइन में वॉक करेगा तो क्या होगा, ये जो एंगल है थीटा, इसका अगर साइन थीटा करेंगे तो ये आएगा 1 in 5, ठीक है ना। टोटल मास कितना है, टोटल मास है 75 kg, मास है 75 kg और जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और ये 20 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस है 20 मीटर। अगर इस ट्राइंगल को नाम दिए ए बी सी, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव, मतलब साइन थीटा हो जाएगा ए बी बाई ए सी। देखो साइन थीटा हो जाएगा ए बी बाई ए सी, 1/5 हो जाएगा। ए बी कितना है, ए बी चाहिए राइट, वी वांट द हाइट, ए सी से काम नहीं होगा कुछ। ए बी बाई 20, ए बी आया 4, ए बी आया 4 मीटर, समझ आया ना। इसको यूज़ करके ए बी निकाले। अब जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो क्या होता है वो एम जी एच, तो वर्क डन हो जाएगा एम जी एच, एम है 75, जी है 10, एच है 4, कितना आ रहा है 75 2 150, तो 4 300, 310 3000। समझे क्या हुआ ना, वो जो एंगल दिया ना 1 in 5, उसका मतलब है साइन थीटा का वैल्यू है 1/5, इसका मतलब है ये जो एंगल है एंगल ऑफ द इंक्लाइन, उसका साइन है 1/5। देख लो, कॉपी कर लो अच्छे से, देख लो कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का लग रहा है। नेम देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड द वर्क डन व्हेन a 25 kg weight is lifted to a vertical height 2 meter from the ground, carried to the same place by pushing it up an inclined plane making an angle 30 degree with the ground। ठीक है, तो यहाँ जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है ना। नंबर 2, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है ना। तो जब भी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी निकालते हैं, उसमें डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी डायरेक्टली गया है ऊपर या फिर इंक्लाइन प्लेन के थ्रू गया है, ठीक है। ये बात का डिपेंड नहीं करता वो, मतलब कि एक ही वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन होगा एम जी एच, वर्क डन होगा एम जी एच, और एम कितना है 25 × 9.8 × 2, 25
इंटू 9.8 इंटू 2 मतलब 50 इंटू 9.8 कितना होता है? 98 5 से 490 49 है क्या आंसर? सॉरी आई मीन 490 वो 490 49 इंटू 490 आएगा, ठीक है। और समझो यहाँ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। तुम लोग बोलोगे सर क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है, तो और किस चीज़ का अगेंस्ट वर्क डन होगा? और उसको नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रहा है ना, समझ गया ना इसको? सेकंड केस में भी सेम आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि वी नीड द हाइट, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। थर्ड क्वेश्चन बता रहे, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल बता रहे। क्वेश्चन देख लो पहले ध्यान से, छोटा सा क्वेश्चन तो लग रहा है, देखते हैं क्या है। (10 kg weight is raised to a height 2 meter with an acceleration 1.5. Calculate the work done. अच्छा नंबर 3 देखो क्या हुआ। 10 kg मास है 10 kg और इसको ऊपर खींचा गया है, मास है 10 kg और इसको ऊपर खींचा गया है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये जो बॉडी है इसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 जितना डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है। तो पहला बात, अगर तुम बॉडी को ऊपर भी खींचोगे तुमको पहले इसको ओवरकम करना होगा, ठीक है ना। अगर तुमको बॉडी को ऊपर खींचना है इवन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो इसको ओवरकम करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल तुम कितना एक्सेलरेशन से ऊपर खींच रहे हो? 1.5 से। तो व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अपवर्ड्स? अपवर्ड्स बॉडी का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? ए डैश बोलो। नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ए डैश इक्वल्स टू ए प्लस जी, मतलब कि 1.5 प्लस 9.8। 9.8 बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला? 10 बोला, 10 बोला था, 10 ले लो। 9.8 लोगे हल का डिफरेंट आंसर आएगा, तो ये आएगा 11.5। अब वर्क डन निकालना है, फोर्स निकालना है। वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh, एन कितना था इसका? 10, और इसमें g जो है एक्सेलरेशन, इसमें सॉरी g लिख दिया, इसको ए डैश बोल दो, ए डैश। तो ए डैश कितना है? 11.5। हाइट कितना दिया था क्वेश्चन में? 2 मीटर। कितना आएगा ये? 11.5 इंटू 2 होता है 23 आई मीन 23.5 होगा, नहीं आई मीन 23 होगा ना, फिर 230 हो जाएगा। हाँ ठीक, 230 हो जाएगा। मेन इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पॉइंट समझना था कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या हो रहा है, ठीक है ना। तुम खुद सोचो, बॉडी में 10 पहले ही डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और तुम उसको ऊपर 1.5 से खींच रहे हो, तो कितना उसका नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा, समझ गए? नंबर 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन देख लो पहले नंबर 4, पहले क्वेश्चन देख लो नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखना, पॉज कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 25 kg box is pulled at a constant speed by a horizontal force on a horizontal floor. The coefficient of sliding friction between the box and the floor is 0.2. How much work is done in pulling the box through 20 meter? नंबर 4, तो यहाँ पे एक सरफेस है और एक ब्लॉक को ऐसे खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, यही हो रहा है ना। उसका मास है 25 kg, उसका मास है 25 kg, और बोला गया है
और क्या बोलेगा, इसका पुल किया गया है और वो फ्रिक्शन है 0.2, डिस्टेंस है 20 मीटर। फ्रिक्शन है 0.2, डिस्टेंस है 20 मीटर। और जी भी यहाँ कितना दिया है, 10 दिया, 9.8 दिया, क्या दिया, वो 9.8 दिया। देखो जब इसको खींचोगे तब तो तुमको एक ही फोर्स को ओवरकम करना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स को ना। यहाँ तो क्योंकि तुम हॉरिजॉन्टल प्लेन में खींच रहे हो ना, वर्टिकली तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ओनली फोर्स यू हैव टू ओवरकम इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे तुम निकालोगे वर्क डन इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ना। फ्रिक्शनल फोर्स को ही तो ओवरकम करना है। फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़े हम लोग। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू आर, है ना, जिसको लिखते हैं म्यू एम जी। म्यू कितना था, 0.2, एम है 25, जी है 9.8, डी है 20, कितना होगा ये सब ऐसा ही में है ना। कितना हो जाएगा ये, तो इसको करेंगे तो बाई 10 हो गया, कट गया और क्या हुआ 50 इंटू 9.8, ये तो शायद 490 आएगा ना, यही है क्या आंसर। सॉरी कुछ गलती की क्या। वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स होता है म्यू आर इंटू डी, मतलब म्यू एम जी इंटू डी। म्यू था 0.2, एम था 25, जी था 9.8, डी था 20। ये कैंसिल हुआ। अच्छा 50, अच्छा एक 2 भूल गए थे ना, सॉरी। हो तो गया था, यही तो करना था। देख लो समझ गए ना क्या करना है। फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन चैप्टर नहीं पढ़े हो तब तो दिक्कत होगा, तब सोचोगे कि सर ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखा है, ये म्यू आर कैसे हो गया, आर एम जी कैसे हो गया, नहीं तब तो दिक्कत होगा। देख लो क्या करना है, समझिए। चलो नंबर 5 बता रहे। क्वेश्चन देख लो नंबर 5, इंटरेस्टिंग लग रहा है नंबर 5 क्वेश्चन। अरे देखो इसका ड्राइंग बनाना होगा। यूनिफॉर्म चेन इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विथ 1/3 ऑफ इट्स लेंथ ओवर द एज। इफ द चेन हैज अ लेंथ एल एंड मास एम, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। एक टेबल है, नंबर 6 है ये, सॉरी 5। एक टेबल है और टेबल में ऐसे करके चेन लटक रहा है, ठीक है, एक चेन लटक रहा है। चेन कैसे लटकता है कि चेन का 1/3 लेंथ लटक रहा है, हैंग हो रहा है 1/3 लेंथ, ठीक है ना। तुमको निकालना है कितना वर्क करना होगा उसको खींचने के लिए, कितना वर्क करना होगा, ठीक है। समझो एक बात को, चेन का पूरा मास को m मान लो, चेन का पूरा मास को m मान लो। लेट द मास ऑफ होल चेन बी m kg। पूरा चेन का मास m है, तो जो L/3 पार्ट लटक रहा है उसका मास कितना होगा, जो L/3 पार्ट लटक रहा है उसका मास कितना होगा। Therefore mass of the hanging part, नहीं सॉरी, मास पर यूनिट लेंथ, वो कितना आएगा, m/l पर यूनिट लेंथ, मतलब हर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा। तो हमको निकालना है कि जितना पार्ट लटक रहा है उतना पार्ट का मास कितना होगा। देखो मास m/3 होगा, बट वो शो करना होगा। Therefore मास ऑफ
हैंगिंग चेन इक्वल्स टू m बाई एल इंटू एल बाई थ्री, जो आएगा m बाई थ्री। ठीक है ना, तो इतना हिस्सा का मास है m बाई थ्री, समझो। ठीक है, इतना हिस्सा का मास है, क्या बोलते हैं इसको, m बाई थ्री। अब तुमको निकालना होगा कि ये जो इतना हिस्सा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा। तुम लोग बोलेगा सर ये तो एक क्या बोलते हैं, ये एक स्ट्रेट रॉड का टाइप का है, ये एक स्ट्रेट रॉड टाइप का है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में होगा, बीच में होगा। बोलेंगे हाँ ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हैंगिंग चेन इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल बाई थ्री, मतलब वो होगा एट एल बाई सिक्स। एल बाई सिक्स में मतलब देखो फ्रॉम द टॉप अगर देखोगे ऐसे में, थोड़ा अगर टॉप से देखोगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में है, मतलब टॉप से डिस्टेंस है एल बाई सिक्स, एल बाई सिक्स, समझो। ठीक है ना, समझ रहे हो। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हैंगिंग पार्ट का, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप है एल बाई सिक्स, और इसका मास कितना आया है m बाई थ्री। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कितना वर्क डन करना होगा उसको खींचने के लिए, कितना वर्क डन करना होगा उसको खींचने के लिए। तो देखो वर्क डन टू क्या लिखा है, लिफ्ट पुल, pull the hanging part of the chain, pull hanging part of the chain, ये आ जाएगा, कितना आएगा ये आएगा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला वही होता है mgh। तो m कितना है, इस हिस्सा का मास है m बाई थ्री, ठीक है, g तो g ही रहेगा, g में क्या होगा, और h कितना होगा, कितना डिस्टेंस के लिए तुम इसको खींच रहे हो, कितना डिस्टेंस तक तुम इसको खींच रहे हो, एल बाई सिक्स तक ना, एल बाई सिक्स। तो आंसर आ रहा है mgl बाई 18 जूल। वर्क डन है ना, जूल होगा। समझ के क्या करना है, मेन पार्ट क्या समझना है तुम लोगों को, कि इतना हिस्सा का मास है m बाई थ्री, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एट एल बाई सिक्स, वर्क डन होगा mgh, समझे। आई होप तुम लोगों के दिमाग में सवाल नहीं पैदा होता होगा कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से आया है। तुम लोग क्लास 10 में पढ़े थे चैप्टर 1 में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब चीज़ का, ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ऑफ अ हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, क्या बोलते हैं, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, क्या क्या था वो, ट्रायंगल, क्लास 10 का कंसेप्ट है। चलो नंबर 6 बता ले, समझ गए थे ना उसको। नंबर 6 देखो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। पावर ऑफ अ पंप इज 2 किलोवाट, पावर दे दिया है 2 किलोवाट। हाँ ये तो कुछ बच्चा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, पावर दे दिया है 2 किलोवाट, तो कुछ क्लास 10 टाइप का लग रहा है, देखते हैं। हाउ मच वाटर पर मिनट कैन इट रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, डिस्टेंस है 10 मीटर, जी है 10, एच है 10 मीटर, जी भी है 10, और टाइम है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स। हाइट 10 था ना, 10 मीटर हाइट, चलो ठीक है 10 मीटर है ना, हाँ ठीक है 10 मीटर। क्या निकालना है, मास निकालना है। तो पावर दिया है तो पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, 1 किलोवाट को वाट में चेंज कर दो 2000 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, 2000 इक्वल्स टू वर्क क्या होता है m इंटू जी इंटू एच बाई टाइम
तो क्या हो गया, ये 0 0 कट गया ना, और क्या होगा 10/6 वहाँ जाएगा, 6/10 हो जाएगा ना। 200,000 इंटू 10/6 आ रहा है मास, कितना आएगा ये, 3 2 5 कितना आ जाएगा, 10,000/3, 10,000/3 सही आंसर आ रहा है क्या? आंसर है 1200 kg, कुछ गलती हुआ है क्या? पर मिनट रेस टू अ हाइट 10 जी था 10, कुछ गलत हुआ क्या? 2 किलोवाट तक को 1000 वाट हो जाएगा, ओवर क्या होगा? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, वर्क होता है mgh बाई टाइम, टाइम था 1 मिनट पर मिनट था ना, पर मिनट हाँ पर मिनट तो था, मतलब 60 सेकेंड, टाइम होगा 60 सेकेंड। तो फिर क्या हुआ, अच्छा हाँ सॉरी गलती हो गई ना, 10/6 को वहाँ थ्रो करेंगे 6/10 हो जाएगा ना, शायद तुम लोग समझ गए होगे, 6/10 होगा ना। हाँ तब आ गया आंसर, तब आ गया, वो उतना तुम लोग समझ जाओगे, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। देख लो, कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। अब क्या बताएंगे, बताएंगे सम नंबर, तो इसका पार्ट बी भी है, बता रहे 6 का पार्ट बी। ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ गया ना क्या करना है, क्लास 10 का कंसेप्ट था, फॉर्मूला बैठा के सम्स करना, कब तक करोगे सब, फॉर्मूला बैठा के सम्स करना, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होगा, और एंड में जाके उसका लेवल बढ़ेगा, है ना, एंड में जाकर दिमाग खराब होगा। जो भी इसका बी क्या बोला है, इसका बी क्वेश्चन देखिए तुम लोग, आई थिंक देख ही लिए होगे, फिर से देखोगे, लो पॉज करके देख लो। हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 liters of blood through the arteries at a pressure of 150 mm. Calculate the power of the heart. अच्छा, प्रेशर है 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर है 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो इसको तो पास्कल में चेंज करना होगा, है ना, तभी तो कुछ करोगे। 150 mm में रख के क्या करोगे, क्या कर रहे हैं, 6 का भी है, 6 का भी, देखो तुमको प्रेशर को पहले पास्कल में चेंज करना होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला जो क्लास 9 में पता है बच्चे लोग, P = H ρg, H कितना था 150 मिलीमीटर, मतलब 150/1000, रो मतलब डेंसिटी, मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है याद है, याद रखने वाला है, 13.6 × 10⁻3, हाँ हाँ हाँ। जी क्या बोला, जी बोले सही, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ओहो ना करना होगा, 150 × 136 कितना होगा, 150 × 136 आ रहा है, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, am I sure, 150 × 136 20400 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 20400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोलो इसको, क्या चाहता है। और क्या दिया था कि ब्लड का वॉल्यूम है 5 लीटर्स ना पर मिनट, 5 लीटर्स पर मिनट, ठीक है, तो वो कितना पंप कर रहा है, वो पंप कर रहा है
रेट ऑफ पंपिंग उसको बोलते हैं। चलो, तो रेट ऑफ पंपिंग है 5 लीटर्स पर मिनट। अब ये बहुत गंदा लग रहा है, लीटर कहाँ से आ गया? लीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है। मिनट भी आ गया है, मिनट भी गंदा लग रहा है क्योंकि बाकी सब तो ऐसा ही है ना। चलो हम लोग कोशिश करेंगे SI में चेंज करने का। देखो 5 लीटर ना, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए इंटू 10⁻³ मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए कोई सवाल है ये। अभी आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, जो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, कितना आएगा ये आ जाएगा, इसको ऐसे रखो ना, या इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोल दो 5/6 इंटू 10⁻⁴। 5/6 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब जहाँ तक मुझे याद है, क्या बोला तो फिर वर्क डन निकालना है, पावर निकालना है, पावर निकालना। जहाँ तक मुझे याद है, अब पावर निकालने का एक बहुत अजीब सा स्पेशल फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, याद रखो इसको, जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसमें पावर निकालने का अजीब सा फॉर्मूला आता है। पावर इक्वल्स टू प्रेशर इंटू रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, पावर इक्वल्स टू प्रेशर इंटू रेट ऑफ फ्लो। देखते हैं, प्रेशर है 20400 और रेट है 5/6 इंटू 10⁻⁴। 6 3 18, 6 4 2400, 3400 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ करना होगा इसको। इसको 1.7 आ रहा है, आंसर आ रहा है 1.7 वॉट आएगा ना। पावर निकालो, याद रखो। तो इसमें ना प्रेशर का एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तुम लोग सवाल कर सकते हो, सर ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसका लॉजिक क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर तुम लोग लॉजिक का सोचोगे तो लॉजिक समझ सकते हो। देखो, पावर इक्वल्स टू प्रेशर का जगह प्रेशर होता है क्या, क्लास 9 में जो पढ़े थे हम लोग, प्रेशर वो वाला एक प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। रेट ऑफ फ्लो क्या था? रेट ऑफ फ्लो था वॉल्यूम पर सेकंड। रेट ऑफ फ्लो था वॉल्यूम पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। हाइट तो वही आ गया ना, पावर इक्वल्स टू FH, मतलब वर्क डन बाय टाइम। समझे ना, वहीं से ये फॉर्मूला आया है, प्रेशर इंटू रेट ऑफ फ्लो। याद रखो थोड़ा सा। और प्रेशर कैसे निकाले हैं, HROG यूज़ किए हैं, और रेट को चेंज किए हैं सही यूनिट में ना। लीटर पर मिनट में दे दिया, क्या करेंगे लीटर पर मिनट से, देख लिया ना। चलो मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7, देखो क्या है, देखो क्या है, देखो क्या है नंबर 7 में। क्वेश्चन देखोगे, चलो देख लो। A man pulls a roller. A man pulls a roller. अच्छा बात है। By a force of 20 kgf applied at 60 degree with the ground, if he pulls it at a distance of 10 meter in 1 minute, calculate the power dissipated. अच्छा, pulls by force at 60 degree with the ground. 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब जो फोर्स है, वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री ना।
तो ये फोर्स का तो कुछ काम नहीं है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होगा, क्योंकि हमारा जो रोलर है वो भी तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, राइट। तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स, फोर्स था कितना, फोर्स था कितना 20 kgf, राइट। kgf क्यों दिया है भाई, चेंज कर दो उसको, 20 × 10 × cos 60, 20 × 10 × cos 60, यही होता है ना, पता है ना कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 60 होता है हाफ, तो क्या हो जाएगा 200 × हाफ, तो बन जाएगा 100। फोर्स आ गया, कितने फोर्स से खींच रहा था वो, और डिस्टेंस 10 मीटर है, टाइम 1 मिनट। पावर होता है वर्क डन बाई टाइम, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब 100। डिस्टेंस कितना था, बार बार भूल जा रहे हैं, 10 है और टाइम 60 है। ये तो अजीब सा आ रहा है, ये आ रहा है 50/3 जो आता है 16 पॉइंट समथिंग, हाँ 16.7 वॉट, समझ गए। बस यहाँ ये फोर्स को जो एंगल में हो रहा था उसको हॉरिजॉन्टल नाम था, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये फोर्स तो बेकार है, समझो। ऐसे करके किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है तो उसका क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, उसको पहले हॉरिजॉन्टल में चेंज करो, देखो ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, समझ गए। देख लो, कॉपी कर लो, मिटा रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे, थक गए। नंबर 9 बताएंगे ना, सॉरी। नंबर 8 बोले ना, उफ ऐसा तो नहीं लग रहा ना, बहुत स्पीड में बता रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो आएगा एंड में टफ टफ आएगा, बड़ा बड़ा आएगा, क्या क्या यूज़ करना होगा। नंबर 8 क्वेश्चन देख लो अच्छे से, पॉज करके देख लो। एन इंजन कैन पुल 500 metric ton लोड अप एन इंक्लाइन प्लेन राइजिंग 1 in 100 with a speed इतना, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इतना, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। नंबर 8 ना अच्छा क्वेश्चन है, चलो, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन में बहुत सारा दिया, मास दिया है 500 metric ton, मास है 500 टन। अब जहाँ तक आई रिमेम्बर 1 टन मतलब 1000 kg ना, तो 500 टन हो जाएगा 500 × 1000 kg, ठीक है ना। इंक्लाइन है 1 in 100, मतलब ये जो एंगल है साइन थीटा, इस एंगल को थीटा मानेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा 1/100। और बोलो, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शन है 2000, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और फ्रिक्शन है 2000। और कुछ नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, टाइम। स्पीड 20 कहाँ से बोल रहा है, स्पीड क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। स्पीड 10 है, फ्रिक्शन 2000, स्पीड 10 है, फ्रिक्शन 2000 है, क्या कर रहे हैं, स्पीड 10 है, फ्रिक्शन 2000 है, चलो। अगर इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है
इसका मतलब ये 10 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड। फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड जो इसका डिस्टेंस होगा वो होगा 10 मीटर्स, मतलब इसका डिस्टेंस होगा 10 मीटर्स अगर 1 सेकेंड बात किया जाए। हम लोगों को निकालना है कि ये वाला क्या बोलते हैं, उसको खींचने में कितना ये लग रहा है, उसको खींचने में कितना फोर्स लग रहा है। देखो एक तो होता है mg डाउनवर्ड्स, और इसके साथ जो है ये वाला एंगल होता है, और एक ये वाला होता है, ये एंगल थीटा होता है, ये होता है mg cos थीटा, ये होता है mg sin थीटा। जब हम लोग इसको ऊपर पुश करेंगे या पुल करेंगे, जो भी करेंगे पुल करेंगे, तो हम लोगों को इस mg sin थीटा को ओवरकम करना होगा, mg sin थीटा को भी ओवरकम करना होगा, प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको भी ओवरकम करना होगा। समझ रहे हो? तुमको इतना वर्क डन करना है कि तुम इस mg sin थीटा को भी ओवरकम करोगे और उस फ्रिक्शन को भी ओवरकम करोगे, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स ना, क्योंकि देखो mg sin थीटा भी डाउनवर्ड्स एक्ट होगा, और अगर तुम उसको ऊपर खींच रहे हो, उसका डायरेक्शन, उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड्स एक्ट होगा। ऊपर जाने के लिए दोनों को ओवरकम करना होगा उसको। m कितना है 5 × 10⁵, g कितना है 9.8, ये है 1/100। फ्रिक्शनल फोर्स तो अच्छा है 2000 है, तो ये कितना हो गया 5 × 10⁻³ × 9.8 प्लस 2000, ये कितना हो गया 500 × 98 × 2000 ना 10⁻³ 98 5 490 होता है ना, तो 490 हो जाएगा, 490 प्लस 2000, तो ये कितना हो रहा है 51,000। यही है क्या? नहीं, ये तो तुम्हारा फोर्स है। इतना फोर्स अप्लाई करना होगा ब्लॉक को ऊपर खींचने के लिए, समझे? ये वाला इक्वेशन। पावर कितना आ जाएगा? पावर आ जाएगा वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम। फोर्स आ रहा है 51,000, डिस्टेंस को 1 मान लिए थे, सॉरी डिस्टेंस 10 था ना, डिस्टेंस को 10 माने थे और टाइम था 1, तो ये आ रहा है 51 × 10⁴ वाट। समझे क्या किए? मेन कंसेप्ट समझो कि इसको जब ऊपर, सर ये कहाँ पढ़े थे हम लोग कि mg sin थीटा, ये थीटा, ये सब तुम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है? इस सब के बारे में डिटेल में उस चैप्टर से ही स्टार्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि कोई ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा आता है बिटवीन mg एंड mg cos थीटा, ये होगा mg sin थीटा। सब तुम लोग NLM में पढ़े हो और फ्रिक्शन में पढ़े हो, ठीक है? समझ गए? फोर्स निकालिए, पावर में पुट किए, और ये समझ आए ना? ये तो वेलोसिटी यूज़ करके भी सम सॉल्व कर सकते हैं, बट तुम लोग खुद सोचो, अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचा जा रहा है ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उसका मतलब इट मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन टाइम 1 सेकेंड। है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नंबर 8 था ना ये, नंबर 9 करते हैं। नंबर 9 भी सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं क्या। कम से कम 10 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, तभी तो वीडियो में अच्छा लगेगा। 1 to 10 क्वेश्चंस तो बहुत सारा है, सब एक बार में करना तो थकाने वाला काम है। वीडियो ऑन है तो ऐसा नहीं कि बस पढ़ाते ही जा रहे हैं।
पता चला वीडियो बंद है। नहीं नहीं, वीडियो ऑन है ना। यस, 40 मिनट हो गया। 8 सम्स में 40 मिनट हो गया। नंबर 9, कोशिश तो करते हैं स्पीड में बताने का, बट मैं भी स्पीड में नहीं कर सकते। क्या सम्स करके चले जाएं, कुछ बोले नहीं। क्वेश्चन देखो तुम लोग, देखो क्वेश्चन देखो एक बार स्पीड में देखो, 2 सेकंड के लिए पॉज कर लो। सब लिख देते हैं क्या क्या दिया है। इंजन पुल्स 1500 kg कार, मास है 1500 kg, मास है 1500 kg, ठीक है ना। लेवल रोड है और स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोला है, फ्रिक्शनल फोर्स है 500 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स है 500 न्यूटन। और क्या बोला है, पावर एक्सपीरियंस्ड बाय द इंजन, कितना पावर एक्सपीरियंस होगा उसका पावर कितना होगा। ये तो एकदम बेसिक सा लग रहा है, ये तो एकदम आसान सा लग रहा है। हाँ, ये तो एकदम आसान सा लग रहा है। पुल ऑन अ लेवल रोड, ये तो एकदम आसान सा लग रहा है। एक बात समझो, यहाँ पर देखो पावर का तो वही फॉर्मूला होता है। पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। हाँ तो चलो वहीं से कंटिन्यू करो। कहाँ से कंटिन्यू, खुद भी देखना। क्या हो रहा था यहाँ पे, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। हाँ हाँ, ये जो कार है, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई होगा mgh, तो वो तुम लोगों का भूल है। क्यों, इस कार को तो एक लेवल रोड में खींचा जा रहा है, इस कार को तो एक लेवल रोड में खींचा जा रहा है, और लेवल रोड में तो ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करता है। mgh तो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर खींचा जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी खींचा जाता है। तो यहाँ वर्क डन mgh नहीं होगा। चलो आप सोचो कि अगर इस कार को हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा है तो कौन सा फोर्स ओवरकम करना पड़ रहा है, फ्रिक्शन, समझे ना। तो यहाँ पर याद है एक पावर का फेमस फॉर्मूला था, फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्लास 10 यूज़ होता है जो। तो पावर का यहाँ हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वेलोसिटी। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 500, वेलोसिटी है 5, 2500 वाट, ये होगा आंसर, समझे ना। 2500 वाट, ये होगा आंसर। दूसरे पार्ट में बोला है कि व्हाट विल बी द स्पीड इफ इट इज एन अप इन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ ग्रेडियंट 1 in 10। अगर वो ग्रेडियंट 1 in 10 में खींचा जा रहा है तो क्या होगा, तब बात अलग है, तो पूरा बात ही अलग है। अगर उस कार को, समझे, पार्ट 1 समझ गए ना। सेकंड केस में अगर उस कार को, कार है क्या है वो, किसी ग्रेडियंट में पुल किया जा रहा है, इंजन को, सॉरी इंजन किसी कार को पुल कर रहा है, ग्रेडियंट कितना है 1 in 5, 1 in 10, मतलब ये एंगल जितना भी है इसका साइन थीटा करोगे तो आएगा 1/10। तो अब कितना पावर,
ये करना होगा। तो यहाँ पे वही बात है, और यहाँ पे जैसे लास्ट सम्स में किए थे कि फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अपवर्ड्स, फोर्स टू पुल द कार अपवर्ड्स। एक तो कार को फ्रिक्शन झेलना होगा, और एक कार को अपना खुद का वेट झेलना होगा। खुद का वेट उसका होता है mg sin थीटा, बताए थे लास्ट सम्स में। ये mg है, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। mg sin थीटा m इंटू जी, यहाँ नहीं दिया तो 10 लेते हैं, चलो नहीं 9.8 लो। और साइन थीटा कितना बोला है, 1/10, तो ये आ जाएगा प्लस होगा ये, हाँ कितना होगा ये 150 इंटू 9.8, 150 इंटू 9.8 आ रहा है 1470, 1470। ये कितना है ऐड करके 1970, 1470 में 1470 में अगर तुम लोग 1470 में अगर तुम लोग 500 ऐड करोगे तो 1570 आएगा, ठीक है ना। अब जो होता है क्या होता है, पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई टाइम। फोर्स आ रहा है 1570, डिस्टेंस इसका वेलोसिटी कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड ना। तो वही बात है कि ये 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है इन 1 सेकेंड, ये 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है इन 1 सेकेंड। 1570 इंटू 5 कितना होगा, 1570 इंटू 5 आ जाएगा 7850, 7850। 7850, 7850। कुछ गलती हुआ क्या कहीं पर, फोर्स टू पुल अपवर्ड्स, अगर इसको अपवर्ड्स पुल करना है तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा, और mg sin थीटा ओवरकम करना होगा। फ्रिक्शन 500 न्यूटन है और mg sin थीटा, ये सही है। ये क्या लिखती है 1970 होगा ना, 500 प्लस 1470, 1970 होगा ना, 1970 इंटू 5, 1970 इंटू 5, 9850। अच्छा एक्स्ट्रा पावर बोला है, तब क्या माइनस करेंगे। अभी पावर आ रहा है 9850, अभी जो पावर आ रहा है वो है 9850। पहले का पावर आ रहा था 2500, तो एक्स्ट्रा पावर है 9850 माइनस 2500, 7350। हाँ ठीक है, आ गया, समझो। अभी पावर तुम लोगों को अप्लाई, इंजन को अप्लाई करना पड़ेगा 9850, पहले पावर अप्लाई करना पड़ रहा था 2500, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है माइनस करना होगा। बाकी समझ आया ना, ये वाला केस तो एकदम लास्ट सम्स का तरह था कि इंक्लाइन प्लेन में तुम पुल कर रहे हो, इंक्लाइन प्लेन में पुल करोगे तो mg sin थीटा ओवरकम करना है, फ्रिक्शन ओवरकम करना है, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस पता है ना क्या करते हैं हम लोग, वही स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो ट्रैवल्ड कर रहा है 5 मीटर्स इन 1 सेकेंड, समझ गए। ये था सम नंबर
नहीं, सब नंबर 10 देखो। सब नंबर 10 लास्ट करते हैं, चलो बाद में कभी देंगे, कम से कम 10 तो करना चाहिए। ओह, सब नंबर 10 क्वेश्चन देख लो, सब नंबर 10 का प्रश्न देख लो क्या लिखा है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, पावर देखो देखो, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की जगह लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, राइट। और फिर एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हो डी वी बाई डी टी। तो ये सब है पावर का वैल्यू। पावर की जगह तुम लिख सकते हो एम डी वी बाई डी टी इंटू वी, ठीक है। अब पावर क्वेश्चन में दिया था कितना, क्वेश्चन में तुम लोगों को पावर दिया था कितना, क्वेश्चन में पावर दिया था 3t²/2, ठीक है। तो 3t²/2 इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी वी। थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको, 3/2t² डी टी इक्वल्स टू एम वी डी वी। इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, और लिमिट्स क्या होगा, देखो वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वो 25 सेकंड नहीं है, टी इक्वल्स टू 25 नहीं है, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड है, ठीक है ना। क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड होगा। चलो, तो टाइम है 0 से लेकर 2 सेकंड, टाइम है 0 से लेकर 2 सेकंड, और वेलोसिटी है 0 से लेकर v तक, और v ही तो निकालना है। तो यह हो जाएगा 3/2 t³/3 0 to 2 इक्वल्स टू m v²/2 0 से v। कितने हो गए, 3/2 इंटू 8/3, 3/2 इंटू 8/3 इक्वल्स टू m v²/2। m कितना है, 2 kg, राइट। तो m है 2, तो ये 2 कट गया, v² आ रहा है 4v आया 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत स्पीड में सॉल्व कर दिए, बट एक बार बता रहे क्या किए, ठीक है ना। बहुत स्पीड में सॉल्व किया, एक बार फिर से बता रहे क्या किया। पावर की जगह लिखे फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सलेशन इंटू वेलोसिटी, एक्सलेशन की जगह डी वी बाई डी टी। तो पावर है एम डी वी बाई डी टी वी। थोड़ा रीअरेंज किए इसको, सब टी वाले टर्म्स को पी की जगह लिख दिए 3t²/2, सब टी वाले टर्म्स को साथ मिला दिए, डी वी को एक जगह कर दिया, तो ये बन गया टी डी टी, ये बन गया वी डी वी। फिर इसको इंटीग्रेशन कर दिया। टाइम का इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, वो 2 सेकंड होगा। क्वेश्चन में मिस प्रिंट 25 लिखा है, वो 2 सेकंड होगा। और यहाँ वेलोसिटी का अपर लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट ही तो निकालना है ना, कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी कितना होगा। तो बस इंटीग्रेशन किए, उसके बाद इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन आता है तो समझ जाओगे, समझे। चलो, ये था लास्ट सम, ख़त्म, समझ गए।